मैं तो सभापति महोदय बचपन से जिस विद्यालय का पढ़ा हूं वहां संस्कृत का एक श्लोक सुना करता था कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं इसे सुना करता था उपसभापति महोदय। और फिर आज जब यहां सदन में खड़ा हूं तो मैं पिछले दिनों लाल किले से प्रधानमंत्री जी की, लाल किले की प्राचीर से वो भाषण, उनकी वो तकरीर भी सुन रहा था जब वो कह रहे थे यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस श्लोक का जो है प्रसारण, इस श्लोक को क्यों आखिर इमरान प्रतापगढ़ी को बोलना पड़ा? आखिर क्यों इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी सरकार को ये याद दिला दिया कि भारत देश संस्कार और संस्कृति के लिए जाना जाता है? आखिर क्यों इमरान प्रतापगढ़ी ने ये बड़ी बात बोल दी कि यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करता है? ये बात इमरान प्रतापगढ़ी ने आखिर ये क्यों बोली है, पहले आप इस वीडियो को सुनिए, उसके बाद हम पूरी चर्चा करने वाले। इस वीडियो को सुनिए। सभापति महोदय बचपन से जिस विद्यालय का पढ़ा हूं वहां संस्कृत का एक श्लोक सुना करता था कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं इसे सुना करता था उपसभापति महोदय। और फिर आज जब यहां सदन में खड़ा हूं तो मैं पिछले दिनों लाल किले से प्रधानमंत्री जी की, लाल किले की प्राचीर से वो भाषण, उनकी वो तकरीर भी सुन रहा था जब वो कह रहे थे कि महिलाओं को बिना हक दिलाए देश आगे नहीं बढ़ सकता। जब वो लाल किले की प्राचीर से ये बात बोल रहे थे तो उस भाषण के महज 2.5-3 घंटे बाद उनके गृह राज्य गुजरात में बिल्किस बानो के आरोपी रिहा किए जा रहे थे। उसी दिन उन्हें माला पहनाया जा रहा था, उनका सम्मान किया जा रहा था। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है? उपसभापति महोदय, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू ले, जो फिल्मी स्टार, जो उनसे पूछे कि आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, उसके लिए तो रेड कारपेट बिछा है। जो अभिनेत्रियां उनकी विचारधारा के समर्थन में बात करें, समर्थन से ज्यादा आगे बढ़ के बात करें, उनके लिए जेड सिक्योरिटी है। लेकिन वो शाहरुख खान जो पूरी दुनिया में भारत के तिरंगे का मान बढ़ाता है, जिसे फीफा वर्ल्ड कप में आमंत्रित किया जाता है, उसके लिए सोशल मीडिया पे किस तरह के ट्रेंड चलाए जाते हैं? कौन सा सबका साथ सबका विकास है? महोदय, मेरा नाम इमरान है। मैं उस पीड़ा को महसूस करता हूं जिस पीड़ा का जिक्र अभी मनोज झा जी कर रहे थे। मैं उस पीड़ा से गुजरता हूं, इसलिए मैं आपसे यहां खड़ा होकर कहता हूं कि हम हर दिन सुनते हैं, कई सारे मंत्री हैं जो ट्रेवल एजेंसी खोल के बैठे हैं, जो ये कहते हैं कि देशभक्ति हर दिन देशभक्ति साबित करो, चले जाओ वहां चले जाओ। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि तुमने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। हम उसको किसी को हर दिन उसका सबूत नहीं देते फिरेंगे। ऐसे में अगर यह बिल मांग करता है कि मुसलमानों के शैक्षिक और उनके सामाजिक, उनके आर्थिक उत्थान के लिए सरकार उस पर ध्यान दे, तो फिर तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है? क्या आपका जो नारा है वो झूठा है? क्या सबका साथ सबका विकास का नारा सिर्फ खोखला है? बजट से तो यही जाहिर होता है, आप लगातार घटाते जा रहे हैं बजट, आप लगातार कटौती करते जा रहे हैं। पूरे देश में प्रधानमंत्री जी दावा करते थे सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ कि 2022 में हर व्यक्ति के छत पर, घर पर, सर पर छत होगी। यह प्रधानमंत्री जी का उद्धृत किया गया बयान है। लेकिन मैं तो आपसे यह कहना चाहता हूं, आप असम उठा के देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश उठा के देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश उठा के देख लीजिए, एक दैत्याकार बुलडोजर है जो चारों तरफ घूम रहा है, और जिनके सरों पर छत है भी, उन छतों को भी छीन लेना चाहता है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी इसे देखते नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार के जिम्मेदार नेता इसे देखते नहीं है कि वो बुलडोजर सिर्फ लोगों का घर नहीं कुचल रहा है, संविधान को कुचल रहा है, लोकतंत्र को कुचल रहा है। गुवाहाटी हाई कोर्ट की वो का स्टेटमेंट सुनिए आप, पटना के एक जज साहब का स्टेटमेंट सुनिए आप, फिर अदालतों का क्या काम रह जाता है? ऐसे में सबका साथ सबका विकास कैसे माना जाए? उपसभापति महोदय, मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में कहीं भी जब कोई अल्पसंख्यक सफल होता है, किसी उच्च पद पर पहुंचता है, तो हम सारे लोग, हमारे तमाम साथी खुश होते हैं। ऋषि सुनक जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत में जश्न मनाया जाता है, मुझे खुशी होती है।
आप दुनिया के किसी दूसरे देश में अल्पसंख्यक अगर सफल होता है तो आप खुश होते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, लेकिन अपने देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ किस किस तरह के नारे इसी दिल्ली और उसके इर्द गिर्द लगाए जाते हैं, क्या वो हम नहीं सुनते हैं? और अगर सुनते हैं, और अगर पाकिस्तान आपके लिए जिंदाबाद होगा, हमारे लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद है, भारत जिंदाबाद है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा देशभक्त हूं मैं भारत का इमरान हूं, मैं भारत का इमरान हूं महोदय, मुझे बोलने दें। बाहर भी नहीं बोलने देंगे, यहां भी नहीं बोलने देंगे, ये कौन सी प्रवृत्ति है? उपसभापति महोदय, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये जो साझी विरासत, अभी आदरणीय हमारे साथी राकेश सिन्हा जी बात कर रहे थे कि साझी विरासत अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में बांटना नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आदरणीय जरा सोशल मीडिया पे तो बहुत एक्टिव रहते हैं, रोज चैनलों पर भी बैठते हैं, चैनलों पे होने वाली डिबेट का स्तर देखिए, उसको रोकने के लिए हमारी सरकार रत्ती भर भी कोई कदम उठाना चाहती है? नहीं उठाना चाहती, बढ़ावा देती है। ये जो जहरीली बातें करने वाले चैनल हैं, उनके जो प्रमुख एंकर हैं, उनको सुरक्षाएं दी जाती हैं, उनको रोका नहीं जाता। कौन सा सबका साथ सबका विकास है? ये बिल जिस चीज की बात कर रहा है, अभी राकेश सिन्हा जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा तिरंगा यात्रा निकालिए। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी ने कठुआ के बलात्कारी के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालने के लिए कभी नहीं कहा होगा, लेकिन फिर भी निकली, लेकिन किसी ने रोका नहीं, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। उपसभापति महोदय, दर्द बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो रेजोल्यूशन लेकर के आए हैं उसमें जो शैक्षिक और आर्थिक बातों को उद्धृत किया गया है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसे देखा जाए, इसे जांचा जाए। गीता जी कह रही थी अभी भारत जोड़ो यात्रा पे कि भारत टूटा कहां है? भारत टूटा नहीं है, भारत को कोई तोड़ भी नहीं पाएगा। भारत को तोड़ने का सपना देखने वालों को हमारी आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था, बांट दिया था। भारत को कोई तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन भारत देश में आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर जो बंटवारा करने की साजिश मौजूदा सरकार और सरकार के अनुषांगिक संगठन कर रहे हैं, जो अनुषांगिक संगठन कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं उपसभापति महोदय के यूपीए के शासनकाल के दौरान श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रयास से, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के प्रयास से दलित और अल्पसंख्यक बच्चों के लिए फ्री रेजिडेंशियल यूपीएससी की कोचिंग शुरू की गई। हमने ये किया, और इसी सरकार के दौरान एक टीवी चैनल ने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम आपको पता है क्या रखा? यूपीएससी जिहाद। ये शब्द क्या इस देश में सुने जाने लायक है? लेकिन सरकार ने क्या किया? एक शब्द नहीं बोला। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, जब लोग उच्चतम न्यायालय गए तब वो कार्यक्रम रुक सका। ऐसे कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं और सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। उपसभापति महोदय, मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं कि ये जो आर्थिक और सामाजिक आधार पर जो बहुत बड़ी खाई है, उसको पाटने के लिए ये जो रेजोल्यूशन लाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। तमाम वो शहर जहां अपना छोटा छोटा रोजगार है, जिनका, जैसे मुरादाबाद का पीतल उद्योग, अलीगढ़ का ताला उद्योग, या देश में जो तमाम शहरों में बुनकर उद्योग है, इस सब की बढ़ोतरी के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, इन्हें संजोने के लिए ये बिल बहुत कारगर रहेगा। शैक्षिक तौर पे लोगों को आगे लाने के लिए बहुत कारगर रहेगा। तो मैं ये रेजोल्यूशन बहुत कारगर रहेगा। और मैं अपने सत्ता पक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हों तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। हम भी इसी देश का हिस्सा हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस रेजोल्यूशन को संजीदगी से लिया जाए। मैं इसके समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं। धन्यवाद। तो सुना आपने इस वीडियो को, किस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी पार्टी को याद दिला दिया कि आप जिस देश की बात करते हैं जहां नारियों की पूजा होती है, वहीं देखा जाए तो यहां पर बिल्किस बानो जैसे केस हो जाते हैं, वहीं देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नेताओं को बचाने का प्रयास किया जाता है, वहीं देखा जाए तो मनोज मित्तल एक ऐसे नेता जो कहीं ना कहीं कंझावला केस से जुड़े हुए पाए गए थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, पूछताछ नहीं होती है। आखिर क्यों श्रीकांत त्यागी जैसे नेता, जिसने महिला के साथ अभद्र टिप्पणी की, जिसने महिला को माँ बहन की गालियां दी, आखिर उसको क्यों बचा दिया जाता है? आखिर क्यों अजय मिश्रा टैनी, आशीष मिश्रा टैनी आज भी राजनीति कर रहे हैं? आखिर क्यों बीजेपी पार्टी अपने नेताओं को बचाने का प्रयास करती है? यही सवाल यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी ने दोस्तों खड़ा कर दिया है। आपको याद होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
और इसके बावजूद भी देखा गया कि हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा कितनी है। हम कहते हैं कि हमारा देश महिला सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन ना शक्ति है ना सशक्ति है। आपको पता होगा कि हमारे देश में लगातार महिलाओं को लेकर एक के बाद एक बड़े केस सामने आते हैं। यौन उत्पीड़न के केस सामने आते हैं, रेप जैसे केस सामने आते हैं। वहीं देखा जाए तो तमाम ऐसे केस आते हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़े होते हैं, अखबार भरे पड़े रहते हैं। लेकिन इस बात को आखिर देश के प्रधानमंत्री अमित शाह तमाम लोग क्यों नहीं समझते हैं? आखिर क्यों यहाँ पर बीजेपी पार्टी चुप्पी साधे हुए रहती है? जब एक तरफ देखा जाता है कि हमारे देश में संस्कार और संस्कृति भरपूर है, हम आज भी लोगों को राम राम बोलते हैं, आज भी हम लोगों को जो है यहाँ पर प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। यानी कि हम ये बताते हैं कि हम उस भारत देश से हैं जिस भारत देश में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। आखिर हम बताते हैं कि हमारे देश में सर्वधर्म संभाव जैसी भावनाएं हैं। इसके बावजूद भी देखा जाता है कि आज इमरान प्रतापगढ़ी को भरी संसद में ये बताना पड़ रहा है, ये देश को सिखाना पड़ रहा है कि आप इस मंत्र को मत भूलिएगा। हम लोग कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस मंत्र को बीजेपी पार्टी को याद रखना चाहिए। जहां एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात बीजेपी पार्टी करती है, तो वहीं देखा जाए तो महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आखिर कब महिलाएं सुरक्षित होंगी, ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ये जाननी पड़ेगी, क्योंकि लगातार यही देखा जा रहा है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हो वो धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, यही महिलाएं आपको वोट देती हैं, यही महिलाएं आपको जो है कहीं ना कहीं आगे रखती हैं, लेकिन बाद में यही देखा जाता है कि पक्षपात एक महिला खिलाड़ी के साथ हो जाता है। मैं ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ साथ विनेश फोगाट का जिक्र करना चाहता हूं। विनेश फोगाट वही महिला खिलाड़ी जिसने अपने भारत का परचम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहराया, गोल्ड मेडल लेकर आई। उसने यहां पर सबूत पेश कर दिए, सबूत ये दे दिया कि देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नेता ने यौन उत्पीड़न किया है, लेकिन आज देखिए 4 हफ्ते का वक्त निकलने को है, लेकिन यहाँ पर कोई इस्तीफा नहीं मांगा गया, कोई ट्वीट नहीं किया गया, और विनेश फोगाट जैसी महिला खिलाड़ी को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या इमरान प्रतापगढ़ी की इस बात को सुनने के बाद देश के प्रधानमंत्री आगे आएंगे? क्या इमरान प्रतापगढ़ी की इस बात को सुनने के बाद क्या विनेश फोगाट जैसी महिला खिलाड़ी को यहां पर न्याय मिलेगा? आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।